प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और क्योंकि एक युवा चेहरा है, किस तरीके से जो है ना जनता की समस्याओं का समाधान हो पाता है। सौरभ बहुगुणा जी, सबसे पहला एक सवाल मेरे मन में ये है कि एक जो जिम्मेदारी आपको राजनीतिक विरासत के चलते एक बोझ कंधों पर आया है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, बोझ नहीं कहूँगा मैं, ये तो हमारे जैसे आपने कहा जिम्मेदारी कह सकते हैं। जिम्मेदारी कह सकते हैं, बोझ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि स्वर्गीय दादाजी का नाम है, पिताजी का नाम है, और उसको कोई काम ऐसा ना हो जिससे बहुगुणा नाम जो उन्होंने कमाया है बड़ी मुश्किल से दादाजी ने, उसमें कहीं ना कहीं कलंक लगे। तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है और मेरा तो सौभाग्य है कि प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है इतने कम उम्र में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक अग्निपथ इसको कहेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत आपने कही है कि दादाजी का नाम भी जुड़ा हुआ है, पिताजी का नाम भी जुड़ा हुआ है, खुद की अपनी बहुत सी निजी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, सही बात है। देखिए, विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम करें उससे उत्तराखंड की मातृशक्ति का, युवाओं का भला हो, उत्तराखंड का, प्रदेश का भला हो, ये सोच के काम करना है। तो प्रेशर रहता है और अपने आप को साबित करने का एक मौका भी मिला है, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है प्रदेश की सेवा करने के लिए। तो बहुत लोगों का विश्वास भी है और उस विश्वास पे भी हम खरे उतरें, प्रदेश की जनता के विश्वास पे खरे उतरें और जो जिम्मेदारी हमको मिली है वो अच्छी निष्ठा के साथ और पूर्ण रूप से निभाएं। इसी के लिए काम करते हैं सर। एक प्रदेश की जनता को एक उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो भी जनहित की जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचें और वो उसका लाभ उठाएं, क्योंकि सरकारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक नहीं पहुंच पाती, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया, एक जिम्मेदारी निभाने की तैयारी आप लोगों की? नहीं, लगातार देखिए सरकार समीक्षाएं करती रहती है, बैठकें करते हैं, हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। अगर कोई समस्याएं हैं तो समय समय पे जिलाधिकारी के माध्यम से, हमारे CVOs के माध्यम से, हमारे डायरेक्टर सचिव के माध्यम से उन समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज उत्तराखंड का जो सोशल मीडिया पर ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मंत्रियों के या विधायकों के नंबर नहीं है। तो हर जनता का कहीं ना कहीं व्यक्ति मंत्री से, विधायक से, जिला पंचायत सदस्यों से, अध्यक्ष से, प्रधान से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो वो फ़ोन पे भी अवगत करा देते हैं, वरना सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे आज के दिन हर मंत्री भी जुड़ा हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता भी जुड़ी हुई है। तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जो संज्ञान में नहीं आती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के विभाग आपको मिले हैं, गन्ना है, चीनी है, दुग्ध है, मत्स्य है, जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक आम चीज़ें हैं। तो वो एक तवक्को उम्मीदें जनता को ये रहती हैं कि ये कम समय में और बहुत अच्छी सुलभ तरीके से हम तक ये सब चीज़ें पहुंच जाएं। नहीं, देखिए, सही बात है। और मेरे पास जो विभाग हैं, चाहे वो आप पशुपालन विभाग ले लीजिए, मत्स्य विभाग ले लीजिए, दुग्ध विकास ले लीजिए, गन्ना चीनी मिल ले लीजिए, स्किल डेवलपमेंट ले लीजिए, सारे विभाग डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े हुए विभाग हैं। हमारी आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़्यादातर पशुपालन, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। पहाड़ों में आप बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ ले नहीं जा सकते, तो आपको वहाँ की आजीविका चलाने के लिए इसको बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इन विभागों को। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 2.5 साल में 9 गुना हमारा लगभग 40 करोड़ से, अगर आप देखेंगे 47 करोड़ से 151 करोड़ रुपए हमारा सिर्फ और सिर्फ मत्स्य पालन का बजट बढ़ा है, जिससे कि हमने बहुत सारे लोगों को ट्राउट फार्मिंग से जोड़ा है, सब्सिडीज़ के माध्यम से मातृशक्ति को फिशरीज से जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा है। उसी के साथ साथ पशुपालन विभाग में हमने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करी, चाहे वो हमारा गोट वैली प्रोजेक्ट हो, कुक्कुट वैली प्रोजेक्ट हो, बॉयलर फार्म प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हमारी सब्सिडीज़ हो, उनके माध्यम से लोगों को राहत दिया है, रोज़गार से जोड़ा है। आप दुग्ध विकास की बात करिए, चाहे वो दूध का रेट बढ़ाया हमने 8 से 11 रुपये, हमने सब्सिडी दी, साइलेज पे 75% सब्सिडी करी, भूसे पे 50% सब्सिडी करी। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने पहली बार उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड बना है, 2,65,000 लीटर का एक प्रोक्योरमेंट पहली बार किया है, वरना हमारा एवरेज 2,07,000-8,000 लीटर पर रहता था। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, बेटर हो रही हैं। हमारे डाइवर्सिफाई किया है हमने आंचल को, दूध में था सिर्फ, अब हम उसको घी में भी है, वो आइसक्रीम में भी है, वो शहद में भी है, फ्लेवर्ड मिल्क में भी है, लस्सी में भी है, छाछ में भी है, चीज़ में भी हम उसको ला रहे हैं।
तो लगातार कोशिश यही है कि डाइवर्सिफाई करके कैफ़ेज़ खोले गए हैं आंचल के। पहली बार हमने यात्रा रूट में आंचल के कैफ़ेज़ खोले और 1 करोड़ रुपए के ऊपर के सिर्फ टेट्रा पैक हमने वहाँ पे बेचे हैं। हमारा जो फेडरेशन है जिसका टर्नओवर पहले 4-5 करोड़ रुपए था सिर्फ 2021-22 में, आज वो टर्नओवर बढ़ के लगभग 47 करोड़ पहुंच चुका है। तो ये दिखाता है कि जो कदम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने अपने विभाग में उठाए हैं उससे जनता का भी फ़ायदा हो रहा है और फेडरेशन का भी फ़ायदा हो रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कैबिनेट के विस्तार की भी बात कर रहे हैं। किस तरीके की छवि होनी चाहिए कि जिससे आम जन को उसका जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, वहाँ तक उनका फ़ायदा हो सके? कैबिनेट विस्तार जो है वो केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व सही समझेगा उसको वो जिम्मेदारी मिलेगी और जिसको भी मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाएगा। एक आमतौर से चर्चाओं में है जो है ना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के आय से अधिक जो है ना संपत्ति उन पर है, तो तरह तरह की चर्चाएं भी होती हैं, विपक्ष भी आवाज़ उठाता है। किस तरीके से देखते हैं कि वाकई दूध का दूध और पानी का पानी? नहीं, देखिए वो जब भी वो प्रकरण विजिलेंस ने शायद कैबिनेट से वो परमिशन मांगी है, जब भी कैबिनेट होगी वो प्रकरण आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा। वो मीडिया में ऐसी बात करना उसके ऊपर ठीक नहीं होगा क्योंकि कैबिनेट का डिस्कशन है वो, तो जब आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। एक मैं पर्सनल सवाल थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप वकालत की है, आपने काला कोट पहना है, उसके बाद फिर जो है ना राजनीति का एक लिबास जो है ना पहन कर आ गए हैं, तो इस दौरान जो है ना कुछ एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत या कोई जो है ना राजनीति जो विरासत की चीज़ थी उसको संभालने में कुछ परेशानियां कुछ हुई हैं? नहीं, देखिए कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी सोच अच्छी है, नीयत साफ़ है, तो आपको कोई भी मंजिल प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होती है। सेवा भाव के साथ काम करने की अगर आपकी इच्छा है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की इच्छा है, उत्तराखंड को सशक्त करने की इच्छा है, पलायन को रोकने की आपकी इच्छा है, तो आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, चाहे वो आप विधायक के रूप में करिए, चाहे आप वो मंत्री के रूप में करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में करिए, चाहे वो आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में करिए, हर जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं, हर पद का कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है और उसको निभाने की इच्छा होनी चाहिए, अच्छे से निभाने की इच्छा होनी चाहिए, तो हर काम आसान हो जाता है। दादाजी ने बहुत बड़ी विरासत संभाली है, तो मंजिल आपकी लगता है कि मिल गई है या अभी दूर है? नहीं, देखिए मैं इतना दूर का नहीं सोचता, मैं प्रेजेंट में रहने में विश्वास रखता हूँ। जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है वो अच्छे से निभा लें, उससे उत्तराखंड का फ़ायदा हो जाए, उत्तराखंड के युवाओं को, मातृशक्ति को फ़ायदा हो जाए, हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाए, इतना ही मैं सोचता हूँ। मैं आगे फ्यूचर की इतनी चर्चा नहीं करता। थैंक यू। चलिए, बड़ी जिम्मेदारी से सवालों के जवाब दिए हैं और जवाब वाकई एक बड़ी गहराई से सवाल भी हमने पूछे हैं, लेकिन जवाब जिस तरीके से जिम्मेदारी से आया है तो अपने आप में ये बात बिल्कुल दर्शाता है कि जनता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए लगातार तत्पर रहने वाले सौरभ बहुगुणा का ये बिल्कुल बेबाक और साफ तौर से जो है ना कहना है कि हमें जनता के हितों के लिए काम करना है, जनता के हितों के लिए हम आए हैं। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ खबर उत्तराखंड के लिए मैं वकील अहमद, देहरादून।